हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं क्लास 11 का पहला टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे हमने देखा अब तक पहला कि क्यों हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि लेंथ मेजर करना है, मास मेजर करना है, या कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हमें मेजर करनी है, तो हम कोई ना कोई मेजरिंग स्केल यूज़ करते हैं, कोई ना कोई डिवाइस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब हमको एक जनरल तो आइडिया है। ठीक है, बट आगे हमें देखना है कि अलग अलग चीज़ें, जैसे कि अगर कोई लिक्विड हो तो उसको लीटर में मेजर करते हैं, सॉलिड हो तो किलोग्राम्स में, लेंथ है इंचेस, मीटर, ठीक है, किलोमीटर वगैरह वगैरह हम लोग मेजर करते हैं। तो ये जो मेजर करने वाले सभी यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग मेजर करते हैं, इनके अलग अलग सिस्टम्स हैं। बहुत पुराने समय से अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ की जाती थी। जैसे कि सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखो, एफपीएस यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी है? एफपीएस। एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। इसका मतलब क्या कि लेंथ जो है वो फुट में मेजर करते थे, मास जो है पाउंड में, टाइम जो है सेकेंड में। तो अगर ये तीनों चीज़ें यूज़ करके कोई सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम सेम, लेंथ मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स में, मास मेजर करते हैं इसमें ग्राम्स में, एंड टाइम मेजर करते हैं सेकेंड में। ठीक है, तो लास्ट एमकेएस मीटर लेंथ में, मास किलोग्राम में, एंड टाइम सेकेंड में। ये तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी। बट जो रिसेंटली हमने यूज़ करना शुरू किया सभी कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वाइड, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो 7 एसआई बेस्ड जो यूनिट्स आगे हमें देखने हैं कि जैसे कि हम लोग मास जो है एसआई सिस्टम के लिए लेंथ जो है वो मीटर में लेंगे, मास जो है वो किलोग्राम में लेंगे, एंड टाइम जो है वो सेकेंड में लेंगे। ठीक है, तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वांटिटीज़ के बारे में हमें देखना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कुछ क्वांटिटीज़ जैसे कि फिजिक्स अगर हमें पढ़ना है तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी से डील करना होता है, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया। एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें मास पता होना चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए। मतलब जो स्टडी है पूरी डिपेंड्स ऑन दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर करते टाइम वो क्वांटिटीज़ किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, जिनको मेजर करते टाइम वो क्वांटिटीज़ किसी और अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ देखो, अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है, ठीक है, मुझे किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है, आई हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेन। ठीक है, तो लेंथ मेजर करते टाइम मुझे ना उसका मास देखना पड़ेगा ना टाइम देखना पड़ेगा। ऐसा होगा क्या कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेंथ मिलेगी? नहीं, ना टेम्परेचर देखने की जरूरत है। मतलब लेंथ मेजर करते टाइम मुझे सिर्फ लेंथ पर ही फोकस करना है, बाकी चीज़ों पर ये लेंथ डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई जो क्वांटिटीज को मेजर करते टाइम किसी और पर डिपेंड नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, इनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सेम उसी तरीके से और एक फंडामेंटल क्वांटिटीज जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितनी बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है? ओनली 7। यस, दीज आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके अलावा जो भी क्वांटिटी आपको दिखेगी वो फंडामेंटल नहीं होगी, वो डिराइव में जाएंगी। मतलब आपको एक ट्रिक, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी में से कौन सी फंडामेंटल है, डिराइव कौन सी है, अगर आपको ये जानना है तो आपको बस ये 7 क्वांटिटीज को लर्न करना होगा। इसके अलावा जो भी रहेगी वो कौन सी रहेगी? अलग टाइप की रहेगी, डिराइव नहीं तो अलग। ठीक है, तो देखो इस टेबल में दिया गया है, टेबल में है उसका एसआई यूनिट, उसके सिंबल और पिक्चर्स। लेंथ मीटर, उसका सिंबल, एसआई यूनिट मीटर एंड सिंबल स्मॉल m,
सिंबल पर ध्यान दो, स्मॉल m। मास किलोग्राम में, kg इज द सिंबल। टाइम सेकेंड में, सेकेंड। टेम्परेचर केल्विन इज द ऐसा यूनिट, डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, बट ऐसा यूनिट है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, तो सिंबल कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट है, बल्ब है, उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, ब्राइटनेस कम ज़्यादा, तो वो इंटेंसिटी मेजर करते हैं कैंडेला में। उसका सिंबल देखो यहाँ पे CD, स्मॉल CD, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना है सब्सटेंस हमारे पास, तो ऑब्वियसली हम लोग मोल में उसको मेजर करते हैं। मोल इज द ऐसा यूनिट एंड MOL इज द सिंबल, ठीक है, ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं, मतलब कितनी बेसिक क्वांटिटीज है, ओनली 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज, जो जिनको मेजर करते टाइम किसी और चीज पर ध्यान देने की या फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, called as fundamental quantities. Only there are 7 fundamental quantities. ठीक है, आगे बढ़ो। Now second type of quantity is derived quantity. Derive, देखो नाम में मीनिंग है इसका, डिराइव करके आई है, किसी दूसरे क्वांटिटी से हमने उसको निकाला है, डिराइव किया है, कैलकुलेट किया है। मतलब ऑब्वियसली इनको डिराइव करते टाइम कोई और क्वांटिटी लगेगी, मतलब the quantities which are dependent on other quantities for their measurement is called as derived quantities। मतलब वो अलग 2-3 quantities मिला के derived quantity बनेगी। पहले वाली किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, बट ये derived quantity other quantities पर डिपेंड करती हैं, that is called as derived quantities। किस पर डिपेंड करती है मैम, ऑब्वियसली derived quantities डिपेंड करेंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही आएगी ना वो, ठीक है। सो जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज 2 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करके आती है, कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटीज। देखो यहाँ पे एरिया है, एरिया कैसे बना, एरिया बना लेंथ इनटू लेंथ, मतलब लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको 2 बार यूज करके हमारा एरिया आ गया। वॉल्यूम लेंथ लेंथ लेंथ, उसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 बार यूज करके वॉल्यूम आया। डेंसिटी देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब 2 फिजिकल बेसिक क्वांटिटीज यूज करके डिराइव हुई वो, दैट इज व्हाई डिराइव क्वांटिटीज। सिंपल। वेलोसिटी भी किससे आई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेंथ शॉर्टेस्ट लेंथ, एंड टाइम, तो ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब लेंथ, टाइम तो एज इट इज। मतलब इन किसी पर भी, अभी मास कैसे आया, मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब इनको कैलकुलेट करते टाइम 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती है, इसीलिए इनको डिराइव क्वांटिटी बोला जाता है। ये उनका डिराइव यूनिट, उनका बेस यूनिट, ठीक है। एरिया लेंगे मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ये भी ऐसा यूनिट है, और एक यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। तो ये थी 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, एंड बाकी सारी डिराइव। अब इसमें बहुत सारी निकल सकती है, और एक अगर देखने जाए हम लोग तो वर्क भी एक डिराइव क्वांटिटी है। कैसे आई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर हमने फ्लक्स देखा, और या तो डाइपोल मूवमेंट या कोई भी दूसरी क्वांटिटीज डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज छोड़ के जो भी क्वांटिटीज रहेंगी वो सब रहेगी डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो सभी लर्न नहीं करने हैं आपको, बस 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को लर्न करना है, बाकी सब डिराइव। हो गई 2 टाइप्स की क्वांटिटीज। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड उनका यूनिट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, अभी देखो यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखने मिलेंगी, दैट इज एंगल, प्लेन एंगल, एंड दूसरा सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल एंगल एंड सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल
लाइक दिस, ठीक है, उनके बीच का ये थीटा प्लेन एंगल। अगर मेरे पास ये आर्क है, दिस इज आर्क, ये उसका रेडियस है, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है थीटा इज इक्वल्स टू दिस आर्क लेंथ अपॉन दिस रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, एस क्या है, आर्क लेंथ, तो थीटा क्या हुआ, एंगल आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये 2 डायमेंशनल वाला एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। खाने का कोन देखा होगा सब लोगों ने, ठीक है, कोन हम लोग जब देखते हैं तो 3D एंगल उसको इमेजिन करना है, तो एंगल इन 3 डायमेंशन यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर यहाँ पे देख सकते हो। स्फीयर अगर हमारे पास है तो स्फीयर से ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल इन 3 डायमेंशनल। उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल इज इक्वल्स टू, ये डी थीटा होता है और सॉलिड एंगल डी ओमेगा होता है। ये जो उसने एरिया कवर किया ऑन दैट स्फीयर, दैट एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल। देखो डी ओमेगा सॉलिड एंगल, एरिया जो वो कवर कर रहा है उसके सरफेस पर अपॉन उसका रेडियस का स्क्वायर। अगर हम लोग पूरा ही स्फीयर ले ले, हाँ, तो पूरे स्फीयर का टोटल एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑब्वियसली क्या होगी, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, मतलब पूरे स्फीयर का एंगल, सॉलिड एंगल कितना आएगा, 4 पाई, एंड ये सबको पता है, सो हेंस प्रूव्ड। तो ये है एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। अभी इनको कोई भी यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये आइडेंटिटी बुक में नहीं दी है, फिर भी आप देख लो, ये ऐसी 2 क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिनको कोई यूनिट नहीं होता एंड डायमेंशंस भी नहीं होते। सो दीज आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। आएगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में, तो विच आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्यों नहीं है मैम इसको यूनिट और इसको डायमेंशन भी क्यों नहीं? अगर बोलो, मैं बोलूँ ये यहाँ पे एंगल है थीटा, मैं बोलूँ साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू मिलेगी हाफ, मतलब कोई ना कोई एंगल हमें मिलेगा तो वो एक वैल्यू देगा ना, एक कांस्टेंट नंबर देगा, उसको कोई यूनिट नहीं होता। दैट्स व्हाई दीज क्वांटिटीज आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो 3 टाइप्स की क्वांटिटीज हमने देख ली, कौन सी? एक फंडामेंटल क्वांटिटी 7, दूसरी डिराइव क्वांटिटी जो दूसरी फंडामेंटल पर बेस्ड है, तीसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जिनको कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं है, ठीक है, बाकियों को यूनिट एंड डायमेंशन था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखना है हमें, क्वांटिटीज तो हो गई, 3 टाइप्स की क्वांटिटीज खत्म। नाउ अगला पार्ट है डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या है, ठीक है, तो डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन मतलब पावर्स। देखो, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स टू विच द कंसर्न्ड फंडामेंटल यूनिट्स, कौन से यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड in order to obtain the unit of given physical quantity। मान लो हमारे पास एक XYZ फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पावर्स कितने हैं, किसमें? फंडामेंटल यूनिट्स में। मतलब क्या मैम? जैसे कि हमारे पास सपोज वेलोसिटी है, ठीक है, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखे, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब लेंथ, ठीक है,
कितनी बार है डिस्प्लेसमेंट, एक ही बार है तो 1। टाइम कितनी बार है, एक ही बार है, सो t⁻1। अब बस समझ लो मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये आएगा L1 t ऊपर जाके -1। ये हो गए उसके डायमेंशन। अब जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, बट इसी वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स के फॉर्म में लिखा। ये है पावर, उसके सिर पर कितना नंबर है, ठीक है, मतलब लेंथ में कितना 1, टाइम में कितना -1। तो ये है डायमेंशन, इसको बोला जाता है डायमेंशन। सो ये जो पावर होती है, इस पावर को कौन सी पावर, वो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर को कितनी बार यूज किया गया ताकि हमारी डिराइव क्वांटिटी हमें मिली, उसका यूनिट हमें मिला, इज कॉल्ड एज डायमेंशन। और डायमेंशन को लिखने का तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं लिखने के, कि डायमेंशन जो है वो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, और जनरल हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में कॉमा वगैरह नहीं। सो दिस इज द मेथड टू राइट डायमेंशन, स्क्वायर ब्रैकेट एंड कैपिटल लेटर्स। जनरल हम लोग MLT के फॉर्म में लिखते हैं कि मास में कितना है, लेंथ में कितनी पावर है, टाइम में कितनी पावर है, ठीक है। तो ये है डायमेंशन। ओके, डायमेंशन मतलब पावर्स, डायमेंशन मतलब पावर्स। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट देखो, हमारे पास सपोज हमें डायमेंशन करना है अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट का, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकालना है मतलब उसको लेंथ से डिवाइड करना है, डिस्टेंस से डिवाइड करना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है बोलो मुझे, मीटर पर सेकेंड, अपॉन डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर्स में, ठीक है। ये एक से एक कैंसल, ये बचा 1/सेकेंड, एंड सेकेंड के लिए डायमेंशन t, सो 1/t⁻1, t⁻1 ऊपर जाके t⁻⁻1, ठीक है। मतलब अगर हमें फॉर्मूला पता है, बाद में यूनिट पता है, तो उस फॉर्मूले यूनिट से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट t-1। अब इसको जनरल तरीका क्या है, अभी इसमें मास नहीं है, लेंथ भी नहीं है, फिर भी जबरदस्ती डालो इसमें, तो हम लोग इसी को लिखेंगे, नहीं है तो क्या करें, पावर 0 कर दो। हाँ, सो L0 M0 एंड t कितना आया है -1, जो नहीं है उसको 0 कर दो, सिंपल सी बात, एनीथिंग रेज टू 0 1। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वांटिटीज और उनके डायमेंशन। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो हमें ये डायमेंशन मिलता है। जरा देखो आप, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, अच्छा बोलो चलो, मास के लिए kg, हाँ kg मतलब मास के लिए m1, ठीक है, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 3 बार लेंथ, सो L3, ये ऊपर जाके m1 एज इट इज, L3 ऊपर जाके -3, टाइम में कुछ है क्या, नहीं 0, तो ये आ गया डायमेंशन। देखो चेक करो, m1 L3 t0, सो L -3 m1 t0, करेक्ट। मतलब आपको अगर डायमेंशन निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला एंड उसके यूनिट अगर आपको पता हो तो आप आसानी से डायमेंशन डिराइव कर सकते हो। क्या यूज करके, उसका फॉर्मूला या यूनिट, ठीक है, दोनों में से एक कोई चीज, उसका फॉर्मूला एक तो पता होना चाहिए, नहीं तो यूनिट पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वांटिटी, जैसे कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का देखा था हमने, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड अपॉन ये सेकेंड,
सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर लेंथ के लिए सो L1 अपॉन सेकेंड टाइम के लिए सो T2, तो ऊपर जाके ये हो गया m0 L1 t माइनस 2। एक्सेलरेशन चेक करो, एक्सेलरेशन L1 t माइनस 2 m0। अब इसमें से ये जो 8 आपको टेबल दिख रहा है, इसमें से अगर आप लोग फोर्स एंड वर्क का, ठीक है, सिर्फ 2 ही अगर डायमेंशन आप लोग यूज करते हो तो आपको बाकी के डायमेंशन निकालने के लिए बहुत आसानी होगी। सो याद रखना, फोर्स एंड वर्क के डायमेंशन लर्न करो। फोर्स के डायमेंशन कैलकुलेट करने के बाद आएंगे L1 m1 t माइनस 2, m1 L1 t माइनस 2, वर्क के L2 m1 t माइनस 2, ठीक है। तो ये है डायमेंशन, क्या है, पावर्स इन फंडामेंटल, रेज्ड इन फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इस डायमेंशन एनालिसिस का यूज क्या है, इस पर क्वेश्चन आता है। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका करेक्टनेस चेक करना है। टू चेक, क्या चेक करना है, करेक्टनेस, मतलब वो इक्वेशन कितना करेक्ट है, डायमेंशन यूज करके वो हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, सबको पता है काइनेमेटिक्स इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब ये सही है क्या नहीं, इसको हमें चेक करना है। हाँ, अब इसके लिए एक प्रिंसिपल यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब क्या कि डायमेंशंस, अभी इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म on LHS must be equals to dimensions of each term on RHS। मतलब क्या कि ये है RHS राइट हैंड साइड, ये है LHS लेफ्ट हैंड साइड। RHS में सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, किसके बराबर, LHS के बराबर, LHS में जो भी टर्म है उसके बराबर। इन शॉर्ट सभी टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अब टर्म कैसे फाइंड करें मैडम, टर्म कैसे समझे हमें, ऑपरेशन के बीच वाली जो भी सिंबल्स होंगे, जो भी होंगे उसको एक टर्म कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे v इज इक्वल्स टू u प्लस at है, तो प्लस ऑपरेशन बीच में आया तो ये एक टर्म हम लोग बोलेंगे। उसके बाद में ये दोनों मिला के एक टर्म हम लोग बोलेंगे, क्योंकि इसके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है बट सिंबल कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई और ये तीसरी टर्म हो गई। मतलब हर एक टर्म का डायमेंशन अगर सेम है, आता है, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। कैसा करेक्ट है, डायमेंशनली। तो चला चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चेक करो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, चेक करो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशंस ऑफ v क्या आएगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर के लिए L1, सेकेंड के लिए t माइनस 1, m0 t माइनस 1, ठीक है। अब ये मिल गया, इसको बोलेंगे 1। अब u, डायमेंशंस ऑफ u, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है ना, ये फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी, मतलब उसकी भी डायमेंशन सेम, L1 m0 t माइनस 1, दोनों वेलोसिटी है, ठीक है। अब तीसरी टर्म देखो, डायमेंशंस ऑफ at, a क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए L1, सेकेंड स्क्वायर के लिए अपॉन में, सो t रेज़ टू माइनस 2, m0 नहीं है। टाइम, टाइम के लिए, टाइम कितनी बार है, एक ही बार है, सो t1। जरा इसको सॉल्व करो, पावर, पावर
-2 एंड +1 क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1। सो ये आया L1 M0 एंड T -1। ये तीसरी टर्म का आया हमारा डायमेंशन। जरा ध्यान से चेक करो, L1 M0 T -1, L1 M0 T -1, L1 M0 T -1, मतलब जितने भी टर्म्स थे LHS या RHS में उन सभी का डायमेंशन सेम है। और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन V = U + AT इज डायमेंशनली करेक्ट। ये कैसे करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट। तो डायमेंशंस यूज करके हमने ये बोला कि ये इक्वेशन करेक्ट है। सो ये है इसका पहला एप्लीकेशन, पहला यूज टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं दूसरा एप्लीकेशन, to establish the relationship between related physical quantities। establish the relationship between related physical quantities मतलब क्या, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और कोई और दूसरी तीसरी फिजिकल क्वांटिटीज है, उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें लगाना है। जैसे कि टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ पेंडुलम इज डिपेंडेंट ऑन length and time of pendulum is also dependent on acceleration due to gravity। बट वो डिपेंड करती कितने पावर पे, L² पे, G³ पे, क्या है उसका फॉर्मूला, क्या है वो रिलेशन हमें करना है। तो डायमेंशन यूज करके हम लोग रिलेशन बनाते हैं। देखो कैसे, टाइम डिपेंडेंट है लेंथ पर एंड टाइम इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं साथ में लिख सकती हूँ, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अटे इक्वल टू का लगाने के लिए हमने लाया एक कांस्टेंट। सो के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। याद रखो, दिस इज द की पॉइंट ओवर हियर। के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, मतलब उसको कोई भी डायमेंशन नहीं है, ऐसा कांस्टेंट हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, अब आगे देखो, मान लो ये जो टाइम है वो लेंथ के लिए a में प्रोपोर्शनल है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए b में प्रोपोर्शनल है, और हमें अभी फाइंड करना है a एंड b कि कितनी पावर से, कितने से वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो टाइम, सो डायमेंशंस ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे तो बोलो जरा, टाइम इज इक्वल्स टू k L की पावर a g की पावर b। व्हाट इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब टाइम के डायमेंशन m0 L0 t कितनी बार है, एक बार, इसलिए t1। k डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नो डायमेंशन। अभी L क्या है, लेंथ, तो L कितनी बार है, a टाइम्स। हाँ, अब यहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर के लिए L1 और T2, मतलब ये हो गया L1 T -2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसका डायमेंशन, और कितनी बार है, पावर क्या दे रखी हमने, B रिलेशन दे के रखा। अब जरा इसको इक्वेट करो, इसको सॉल्व करो, तो L1 LA, ये B हर एक को चला जाएगा, इसको भी और इसको भी, सो LB -2B, ये एज इट इज। अब तीनों इक्वेट करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग इसको कंपेयर करें M0 L0 T1, तो जरा ध्यान से देखो, इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे L A + B एंड ये T -2B एज इट इज। कंपेयर करो इसके साथ, यहाँ पे L की पावर कितनी है, 0, यहाँ पे L की पावर कितनी है, A + B, ये इक्वल्स टू ये है ना। Therefore a + b क्या मिलेगा, 0। एंड यहाँ पे t की पावर कितनी है, -2b, और यहाँ पे कितनी है, 1, मतलब -2b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से b क्या मिलेगा, -1/2। b कितना मिला, -1/2, -2 उधर जाके डिवीजन में, और अगर b -1/2 है तो a + b, तो a क्या होगा, यहाँ से सिंपल a इज इक्वल्स टू b उधर जाके -b, एंड b अब भी मिला है, b क्या है, -1/2, माइनस ऑलरेडी,
और ये -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो a की वैल्यू आई प्लस a/1/2, a प्लस 1/2 हाफ, b माइनस 1/2। अब डाल देते हैं, मतलब हमें यहाँ पे रिलेशन मिल गया, ए बी की वैल्यूज मिल गई, तो जो वैल्यूज मिली बच्चों वो देखो, t l के a टर्म्स में है, मतलब t इज इक्वल्स टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट l की पावर कितनी हमने अज्यूम की थी a, और a की वैल्यू कितनी आई 1/2, एंड b की वैल्यू कितनी आई, सॉरी b की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, क्या ही हो जाता है इसको, और g हमने ले लिया और g की पावर आई -1/2। अब इसको कैसे लिखे, l⁻², मतलब l का रूट, और g⁻⁻1/2 नीचे जाके वो प्लस हो जाएगा, मतलब g, ठीक है। और हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि ये जो वैल्यू आई किसकी, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की, वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड हुई 2π, एक्सपेरिमेंटली मिली हमें ये वैल्यू, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे और हमें वो वैल्यू मिली 2π। सो ये एक इक्वेशन हमें मिला, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 2π√L/g। बहुत लोगों को यहाँ से यहाँ दिक्कत आएगी, ये कैसे है, अरे l⁻², इसको l⁻² अपॉन g⁻², g⁻² ऊपर माइनस में है, नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी, √1/2 का मतलब रूट, तो दोनों को मैंने रूट में ले लिया, 1/2 पावर 1/2 मतलब ही रूट, ठीक है। सो t इज इक्वल टू 2π√L/g। बट यहाँ पे एक दिक्कत आएगी जो हमें देखना है, इसके लिमिटेशंस, कि 2π ये वैल्यू, 2π क्या है, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कैसा लिया हमने, डायमेंशनलेस, उसको कुछ डायमेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे और कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं ना, उसको डायमेंशन ही नहीं है, तो इक्वेशन वो डायमेंशनली तो करेक्ट ही दिखाएगा, तो ये प्रॉब्लम आती है, वो आगे हमें लिमिटेशंस में देखना है। तो ये था दूसरा एप्लीकेशन टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा रिलेशन है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मान लो हमारे पास वर्क है, ठीक है, वर्क एक फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क। अब टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एक हमारे पास वर्क मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट है और एक हमारे पास अर्ग है, ठीक है, मतलब वर्क को हम लोग जूल में भी मेजर करते हैं एंड अर्ग में भी मेजर करते हैं, या कौन सी है, ये सीजीएस है, उल्टा पुल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब वर्क को हम लोग ऐसा यूनिट जूल में मेजर करते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, एंड सीजीएस दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में अर्ग में मेजर करते हैं। बट इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या है इन दोनों के बीच का रिलेशन, ठीक है। तो वो रिलेशन हमें अभी यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। तो मान लो लेट्स सी 1 जूल इज इक्वल्स टू x अर्ग, नहीं पता ना, वही रिलेशन फाइंड आउट करना है डायमेंशन एनालिसिस यूज करके। अच्छा, जूल किसकी क्वांटिटी, मतलब हमें x फाइंड आउट करना है, याद रखो, ठीक है। 1 जूल मतलब कितने अर्ग, अब जूल मतलब किसका, वर्क का। वर्क का मैंने अभी बोला था कि याद रखो डायमेंशन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट m1 L1 T-2, ये फोर्स के एंड डिस्प्लेसमेंट L1, तो वर्क के डायमेंशन m1 L2 T-2, ये वर्क के डायमेंशन। सो जूल 1 जूल दैट इज m1 L2 T-2 इज इक्वल्स टू x एज इट इज। अर्ग भी नहीं पता, अर्ग में मेजर कर रहे हैं, लेकिन क्या मेजर कर रहे हैं, वर्क ही तो मेजर कर रहे हैं, उसके डायमेंशन क्या है, वही m1 L2 T-2, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग दो टाइप के क्वांटिटी सिस्टम है, तो हम लोग इसको एक नाम देंगे,
एक सिंबल अलग, ये एसआई टाइप की है और इसको 2 2 2 करेंगे। अरे फर्क तो दिखना चाहिए ना कि ये कौन 1 1 1 मतलब एसआई वाले जूल वाले एंड 2 2 2 मतलब अर्ग वाले दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस वाले। ठीक है, अब x फाइंड आउट करना है ना हमें। हाँ, तो x को उधर ही रखो, बाकी सबको इधर लेके आएंगे तो x क्या बनेगा, क्या बनेगा m1 L2 t माइनस 2 1 1 1 अपॉन m2 L2 t2 उनकी पावर एज इट इज। ठीक है, ये x बनेगा। लेकिन अब आगे देखो, 1 किस में है, एसआई में है, और 2 किस में, सीजीएस में। m किसके लिए, मास के लिए, kg। ठीक है, तो दोनों को ना एक ही इसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग पावर सेम बनाने के लिए। मतलब ये हो जाएगा kg 1 kg अपॉन ये ग्राम, और इसकी पावर कितनी है 1। दूसरा लेंथ मीटर और नीचे सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है दोनों की 2। तीसरा टाइम 1 में भी सेकेंड 2 में भी सेकेंड और उसकी पावर -2। सेकेंड से सेकेंड कैंसल, 1 रेज़ टू -2 मतलब ये हो गया पूरा 1। ठीक है, अब एक तो सब लोग केजी में लो, नहीं तो ग्राम्स में लो, सब लोग मीटर में लो, नहीं तो सेंटीमीटर में लो। दोनों में से किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम्स में। 1 kg मतलब 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये पावर 1। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये अपॉन सेंटीमीटर, इसकी पावर 2। ये तो कैंसिल आउट होके एक ही बचा था, दिस इंटू 1 यही आएगा। देखो अब ये देखो, ये ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 3 जीरो, जितने जीरो उतनी पावर, याद रखो जितने जीरो उतनी पावर। सो 10⁻³ से 1 और ये 10⁻² से 2। अब पावर की मल्टीप्लिकेशन होगी तो सिंपल यहाँ पे हमें जो मिलेगा इसका रिलेशन x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 × 1 3, दैट इज 10⁻³ एक इसमें एंड दूसरे इसमें 2 2 = 4, दैट इज 10⁻⁴। अब ये 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ है, इंटू करते टाइम पावर की एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगी। सो 3 + 4 कितने आ गए, 10⁻⁷। सो x की वैल्यू आई मिली हमें 10⁻⁷। मतलब हमने बोला कि 1 जूल इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मिली 10⁻⁷ अर्ग। ये रिलेशन हमें फाइनल मिला 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। मतलब हमने एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया, क्या यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके। तो ये है इसका फाइनल एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशंस देखो बच्चों, क्या है लिमिटेशंस। अब जो हमने पहले, मतलब उसके क्या ड्रॉबैक्स है, हमने पहले इक्वेशन, पहले एप्लीकेशन में क्या प्रूफ किया, v इज इक्वल्स टू u + at प्रूफ किया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। बट अगर मैं यहाँ पे 2v इज इक्वल्स टू 3u + at करूँ तो भी ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। मैम कैसे, क्योंकि 2 ये नंबर है, 3 भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, उसको कोई डायमेंशन नहीं है। तो हम लोग चाहे कोई भी इक्वेशन उठा के ले ले, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 2 यहाँ पे कुछ नहीं था तो 2 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 3 प्रिंट हो गए। पर डायमेंशनली अगर हम लोग चेक करने बैठे तो ये भी करेक्ट निकलेगा और ये भी करेक्ट निकलेगा। बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन यही है सिर्फ। तो ये है उसका पहला लिमिटेशन, पहला ड्रॉबैक कि हम लोग कांस्टेंट का, नंबर का डायमेंशन नहीं है हमारे पास, इसलिए वो डायमेंशनली फिर भी करेक्ट ही दिखाएगा। सो नो डायमेंशन फॉर कांस्टेंट नंबर, फॉर एंगल्स, कोई हम लोग यहाँ पे एंगल डाल दे बीच में sin थीटा cos थीटा तो भी करेक्ट दिखाएगा। एक्सपोनेंशियल वगैरह वगैरह, इन सब के लिए कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस फिट नहीं बैठेगा। तो ये है इसका एक लिमिटेशन।
दूसरा लिमिटेशन, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस मास के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड स्क्वायर के डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने कैपिटल जी लिया, जब डायमेंशनल यूज करके कर रहे थे हम लोग कांस्टेंट ले रहे थे, वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट ले रहे थे। बट ये जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको डायमेंशंस है, ये डायमेंशनलेस नहीं है। जी ई जी को डायमेंशंस है, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा है डायमेंशनल एनालिसिस में, इसलिए यहाँ पे इसको लिमिटेशंस आएगी, यहाँ पे इसको थोड़े से बंधन आ गए, ठीक है, क्योंकि ये सही नहीं कर रहा है। सो ये थे कुछ लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगेन और एक इक्वेशन हमारे पास, तीसरा इक्वेशन है इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ डालेंगे नहीं डालेंगे, या फिर हाफ की जगह 3 डालो 4 डालो साइन थीटा डालो, कौन सा भी थीटा डालो, डायमेंशनली वो करेक्ट ही दिखाएगा, बट एक्चुअल में है कौन सा करेक्ट, सिर्फ हाफ वाला ना, मतलब उस पर हम लोग रिलाय नहीं कर सकते। सो ये है इसके लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पूरी की पूरी बात सही नहीं कर रहा। अब आगे यूनिट्स खत्म हो गए, क्वांटिटीज खत्म हो गई, डायमेंशन खत्म हो गया, अभी आगे है एरर्स इन मेजरमेंट। हमारे पास एक रॉड है, उसकी हमें लेंथ मेजर करनी है, हमारे पास एक मीटर स्केल है जिसका लीस्ट काउंट है ठीक है, हमारे पास एक स्केल है, 0 से हम लोग मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर्स में, जिसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, ये है उसका लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या मैडम, लीस्ट काउंट मतलब ये मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर से कम कोई चीज़ है, कम कोई लेंथ हमें मेजर करनी है तो वो मेजर नहीं कर पाएगी, उतनी कैपेसिटी उसकी, लीस्ट कम से कम इतना ही मेजर कर सकती है। कहाँ तक, 0.1 सेंटीमीटर तक, उससे कम वो मेजर नहीं कर सकती तो इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो हम लोग ऐसे स्केल यूज करके इस रॉड का हम लोग लेंथ मेजर करेंगे। कभी हमारे पास आया 2.3 सेंटीमीटर, कभी हमारे पास आया 2.4 सेंटीमीटर, कभी हमारे पास आया 2.5 सेंटीमीटर, या अलग अलग रीडिंग्स आई, ये मेजर्ड वैल्यू अलग अलग मिली हमें, मेजर्ड वैल्यू अलग अलग वैल्यूज मिली मेजर्ड। एक बार वो, अरे गलती होती है ना, ऐसे कैसे हुआ मैम, जब कैलकुलेट कर रहे हो आपके पास स्केल भी, आंखें नहीं है क्या, खराब हो गई आंखें, नहीं आंखें भी सही है, मीटर स्केल भी सही है, बट तुम चाहे कितना भी परफेक्शन से मेजर करो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को, कितना भी, तो भी ह्यूमन है हम लोग, ह्यूमन एरर देगा, ह्यूमन एरर देगा। मतलब एक्चुअल वैल्यू इसकी मान लो, मानने के लिए क्या जाता है, 2.5 है, तो वो हर बार 2.3, 2.4, 2.51, 2.6 ऐसे अलग अलग वैल्यूज देगा। एग्जैक्ट वैल्यू कभी मिलेगी या नहीं भी मिलेगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं मिलेगी, नहीं मिलती। तो उस टाइम पे क्या करें हम लोग, तो हमको कुछ नहीं, इन सब का लेना पड़ता है एवरेज। जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज, हमने जो मेजर वैल्यूज निकाली, 4 बार गिन के 3 बार गिन के 3 वैल्यूज निकाली, 4 बार गिन के 4 वैल्यूज निकाली, उन सब का एवरेज लो। पहले बार कुछ x1 वैल्यू आई, फिर x2 वैल्यू आई, फिर x3 वैल्यू आई, कितनी बार मेजर किया, 3 बार, दैट्स वाई अपॉन 3। तो इसी एवरेज को मीन भी बोला जाता है। मतलब जब इसका एवरेज या मीन लेंगे हम लोग बच्चों, तो ऑब्वियसली वो कितना आएगा, वो आएगा उसके एक्चुअल वैल्यू की तरफ या फिर उसके ट्रू वैल्यू की तरफ। इसलिए हमें नंबर ऑफ टाइम्स रीडिंग्स लेनी पड़ी और हमने उसकी जितनी भी बार रीडिंग्स ली उसका हमने मीन एवरेज निकाला, तो हमें उसकी ट्रू वैल्यू मिली। ऐसा क्यों, क्योंकि एरर हमें हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। एरर को एलिमिनेट करने के लिए कम से कम एक तो चीज़ कर ही सकते, कम से कम कर सकते एरर को, तो ये है एरर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते टाइम, लेंथ हो, मास हो, टेम्परेचर हो, तभी कुछ ना कुछ एरर आता है
मेजरमेंट स्केल के कारण और भी कुछ कुछ रीजंस होते हैं उसके कारण, दैट इज कॉल्ड एज एरर। अब एरर क्या है, मान लो इसकी ट्रू वैल्यू आई, मीन वैल्यू निकालने के बाद उसकी ट्रू वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर, हमने कभी मेजर की 4.9 सेंटीमीटर, हमने कभी मेजर की 5.1 सेंटीमीटर, मतलब हो सकता है हम उससे कम मेजर करें, हो सकता है उससे ज़्यादा मेजर करें। तो ये जो डिफरेंस है, किसका डिफरेंस, बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, सॉरी डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ये जो हमने मेजर की वो वैल्यू, उसका डिफरेंस, ठीक है, उसका डिफरेंस इज कॉल्ड एज, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, इज कॉल्ड एज एरर, इसको बोलते हैं एरर। क्या है, डिफरेंस सब्सट्रैक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इज कॉल्ड एज एरर। अब आगे इसमें देखना है हमें अलग अलग तरीके के एरर, ठीक है। अभी हमें एब्सोल्यूट एरर देखना है पहले, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अभी हमने क्या निकाली, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाली हमने, अभी बोलो जल्दी, ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हमने निकाली, ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू हमने निकाली एवरेज या मीन लेके, ठीक है। मतलब कभी रीडिंग्स आई A1, कभी रीडिंग्स आई A2, कभी रीडिंग आई A3, ऐसे n रीडिंग्स आई हमारे पास, तो हमने सबका क्या कर लिया, एवरेज मीन। सो A मीन इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, A1, A2, A3 से लेके AN तक देयर आर n रीडिंग्स डिवाइडेड बाय n। अभी एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा A, ठीक है, डेल्टा A। अब ट्रू वैल्यू क्या है, A मीन, उसमें से मान लो हमने पहले मेजर किया तो पहली वैल्यू आई डेल्टा A1, दूसरी वैल्यू आई डेल्टा A2, ठीक है। तो हमारा डेल्टा A1 होगा डिफरेंस, एरर मतलब डिफरेंस बोला ना, बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, A मीन, और पहली बार क्या मेजर किया, A1, पहली रीडिंग क्या है A1, मतलब डेल्टा A1, डेल्टा स्टैंड्स फॉर एरर, इसको पढ़ो, डेल्टा A1, A1 मेजर करते टाइम मिला हुआ एरर, डेल्टा A1, A1 मेजर करते टाइम मिला हुआ एरर डेल्टा A1, तो वो मिलेगा डिफरेंस से बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। A मीन ट्रू वैल्यू है एंड A1 पहली मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा A2 क्या आएगा, A मीन माइनस A2। सिमिलरली डेल्टा AN क्या आएगा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा A मीन माइनस AN। अब कभी हम लोग मान लो ट्रू वैल्यू फिर से 5 सेंटीमीटर है, कभी हमने 4.9 मेजर किया, कभी 5.1 मेजर किया, हाँ मतलब क्या इसका, अभी बोलो मुझे, अगर यहाँ पे करने जाए तो पहला क्या, 5 माइनस 4.9, A मीन 5 वैल्यू, A1 पहली रीडिंग 4.9, ये क्या आएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये आया हमारा डेल्टा A1। अब डेल्टा A2 सेकेंड रीडिंग हमने क्या ली 5.1, उसको माइनस करो, 5 माइनस 5.1, ट्रू वैल्यू 5 माइनस रीडिंग आई 5.1, तो 5 में से 5.1 ग्रेटर कौन है 5.1, तो ये आया माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या दे रहा है, रीडिंग्स करते टाइम जो हमारा एरर आएगा वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। देखो जरा ध्यान दो यहाँ पे,
एक बार हमारा मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आया +0.1 सेंटीमीटर, हमने कम मेजर कर लिया गलती से। एक बार निगेटिव आया क्योंकि हमने ज़्यादा मेजर कर लिया गलती से। सो एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, ये याद रखो, ठीक है, ओके। अब मीन एब्सोल्यूट एरर, आगे क्या देखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हो गया हमारा। अभी हमें देखना है मीन एब्सोल्यूट एरर, नाम में ही मीनिंग है, बोलो मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट का मीन ले लो, सभी एब्सोल्यूट का। अभी कितने एब्सोल्यूट्स आएंगे, तीसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, जितनी रीडिंग्स होंगे उतने एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे। हमारे पास n रीडिंग है तो हमारे पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 से लेके डेल्टा AN, उल्टा कर दिया, डेल्टा AN तक के रीडिंग्स आएंगे, n एरर आएंगे, n एब्सोल्यूट एरर आएंगे। तो उसका अगर मीन करेंगे तो वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर विच इज इक्वल्स टू डेल्टा A1, मॉड लगाना नहीं भूलना, क्यों, ये बाद में पता चलेगा, मॉड लगाना डेल्टा A2 प्लस डेल्टा, ऐसे करते 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 डेल्टा A3 करते करते n तक लेके गए अपॉन n डेल्टा AN, ठीक है। अब मॉड क्यों लेना है, मॉड के कारण कोई भी चीज़ निगेटिव भी हो तो भी हम लोग वो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ऐसा क्यों मैडम, मॉड क्यों लिया यहाँ पे, अरे अभी बोला एब्सोल्यूट एरर का भी पॉजिटिव आया तो ठीक है, और निगेटिव आ भी सकता है, तो निगेटिव आया तो ये नीचे का खेल बिगड़ जाएगा ना। इसीलिए मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते टाइम इन सभी का जब हम लोग एवरेज करेंगे, एवरेज के लिए तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसलिए हमें मॉड लेना पड़ा यहाँ पे। मॉड से सभी माइनस वैल्यू भी प्लस मिलती है, क्योंकि हमारा एब्सोल्यूट एरर निगेटिव भी आता है, इसलिए मॉड लेना जरूरी है। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तीसरी बात हमें देखनी है, दैट इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, तीसरी नहीं, फोर्थ, रिलेटिव एरर। Relative error is nothing but the ratio of delta A upon A, mean. Delta A is mean absolute error, and A mean is true value. मतलब हम लोग इसको वर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, mean absolute error divided by true value या फिर एक्चुअल वैल्यू, इसका रेशो मतलब रिलेटिव एरर। लास्ट पॉइंट इसमें आता है एरर में, दैट इज 5, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, अभी सिंपल सी बात है, परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना, इसी रिलेटिव एरर को मतलब डेल्टा ए अपॉन ए मीन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है आपका परसेंटेज एरर। दुनिया भर में कोई भी मेजरिंग स्केल लो, कोई भी डिवाइस लो, कहीं ना कुछ गलती होगी, ह्यूमन बींग्स है, और उसी गलती को एरर बोला जाता है। एरर के 5 पॉइंट्स, सबसे पहले मीन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी, सभी रीडिंग्स का मीन लेके, फिर एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो अगर हमने 5 रीडिंग्स ली, 5 मेजर्ड वैल्यू है तो 5 एब्सोल्यूट एरर मिलेंगे 5 बार। अभी उसका इसलिए मीन करना पड़ा क्योंकि जितने रीडिंग्स उतने एब्सोल्यूट एरर। तो एक एरर क्या है, जनरल कॉमन एरर, दैट इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर, सभी एरर्स का मीन ले लिया। फिर बाद में रिलेटिव एरर, रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू ट्रू वैल्यू। फिर परसेंटेज एरर, उसको ही 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये है एरर्स इन मेजरमेंट। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे
हमारे पास एक रॉड था, फिर से क्या मैडम बार बार रॉड ले रहे हो, कोई बात नहीं, हमारे पास एक रॉड था, उसकी हम लोग लेंथ मेजर कर रहे थे, ठीक है, और हमारे पास मीटर स्केल थी, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट कितना था 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने इसके रीडिंग्स जो है ले ली, कभी 5.12 सेंटीमीटर, कभी 5.13 सेंटीमीटर, कभी 4.97 सेंटीमीटर, कभी 4.78 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे अलग अलग रीडिंग्स आई। बट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, अगर और दूसरी मेजरिंग स्केल ली जिसका लीस्ट काउंट 0.001 हो, 0.01 हो उसका लीस्ट काउंट, मान लो अगर ऐसा दूसरा डिवाइस लिया तो उसकी रीडिंग्स आ सकती है 5.1234 सेंटीमीटर, 4.982 सेंटीमीटर, या 4.972 सेंटीमीटर, या 4.962 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग रीडिंग्स आ सकती हैं। बट अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 डिजिट्स है 4.9, 4.9, 4.9, इनके बारे में हम लोग श्योर है क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ ना, और बाद में कभी 8-2 आया, कभी 7-2, कभी 6-2 आया, ठीक है, मतलब ये कुछ डिजिट्स है जिनके बारे में हम लोग श्योर नहीं है। तो जो डिजिट्स वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम, जो डिजिट्स, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में हम लोग श्योर है, कॉन्फिडेंट हैं, वी आर श्योर या फिर वी आर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब क्या कि हाँ भाई ये सही है, सही के क्लोज है, एकदम क्लोज है, ऐसे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, 1, 2, 3, या फिर सिर्फ एक, यहाँ पे देखो 5.1, 5.1, हाँ, यहाँ पे 2 के बारे में हम लोग कॉन्फिडेंट है, 2 नंबर ऑफ डिजिट के बारे में, यहाँ पे भी 2 नंबर ऑफ डिजिट के बारे में, तो इनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ऐसी नंबर ऑफ डिजिट्स कि जिनके बारे में हम लोग श्योर है, कॉन्फिडेंट कि हाँ ये सही है। आगे हम लोग इसके बारे में नहीं बोल सकते, हाँ 8-2 भी हो सकता है, 7-2 भी हो सकता है, या फिर 6-2 भी हो सकता है, या फिर ये कुछ भी हो सकता है, वो आगे का हमें नहीं पता। सो इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आए बच्चों, ध्यान में आया सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आगे रूल क्या है, कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर कैसे देखें। हर बार थोड़ी ना 1000 बार हम लोग रीडिंग्स लेंगे और फिर बोलेंगे हाँ ये कॉन्फिडेंट है क्योंकि रिपीट हुआ है। रूल्स चाहिए ना, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। तो रूल्स जो हमने यहाँ पे देखे, इसके लिए जो रूल्स होते हैं, तो पहला रूल फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज all non-zero digits are significant. Digits are significant. मतलब क्या, मतलब जो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, जीरो नहीं और आप ही जीरो लिख रहे हो, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी नॉन जीरो है। तो ये अगर कितने भी आपको कितने भी बार दिखे, वो होंगे सभी सिग्निफिकेंट। सो पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, कोई बात नहीं। सेकेंड, इनिशियल जीरोस are never significant. इनिशियल मतलब क्या, शुरुआत के पहले वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। मान लो एग्जांपल हमारे पास एक है 012 सेंटीमीटर, 0035 किलोमीटर, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे इसमें। इनिशियल जीरो नहीं बाबा नहीं, इनिशियल जीरो नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं, ये सभी इनिशियल है ना, शुरुआत में आ रहे हैं, तो ये नहीं, तो ये है, मतलब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर और यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे तो मैम आपने एग्जांपल दिया नहीं पहले रूल के लिए। मान लो हमारे पास 135 किलोमीटर्स है, या फिर 128 ये मीटर है। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पे, देखो सभी, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
ये भी नॉन जीरो, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, ये भी जीरो नहीं, तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो नहीं तो वो सिग्निफिकेंट, और इनिशियल वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते। अब तीसरा रूल देखो आगे, ऑल ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप्ड मतलब उनको पकड़ लिया बीच में, ट्रैप्ड जीरो बिटवीन, ऑल ट्रैप्ड जीरोस बिटवीन significant digits are always significant, are always significant। इसका एग्जाम्पल दो मैम। हम देखो एग्जाम्पल, सपोज तीसरे रूल का एग्जाम्पल देखो, मेरे पास है 1 0 2 5 2 0 4 0 6, ट्रैप्ड जीरो, ट्रैप कर लिया उसको, जीरो को ट्रैप कर लिया, आजू बाजू से घेर लिया जीरो को, किन्होंने, सिग्निफिकेंट डिजिट्स ने अगर घेर लिया तो वो सिग्निफिकेंट है। अब देखो ये भी सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो, अब ये जीरो बेचारा दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में ट्रैप हुआ, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। वाह वाह वाह, दो अच्छे इंसानों के साथ, दो दोस्त अच्छे दोस्त के साथ रहकर मैं भी अच्छा बन गया, मतलब दो सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ रह के मैं भी सिग्निफिकेंट बन गया। सो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहला दूसरा तीसरा। अब यहाँ पे वही चीज़ देखो, ये नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। अब ये दोनों जीरोस की बात करो, कहाँ पे ये ट्रैप्ड बिटवीन सिग्निफिकेंट, तो ये भी सिग्निफिकेंट, संग का रंग लग गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट। कितने हो गए टोटल, 3 और 2 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस तरीके से अगर जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है, संग का रंग बहुत जरूरी है। ठीक है, लास्ट रूल, अनदर रूल, इसमें से चौथा रूल। अब जीरो को अब तक तो हमने वैल्यू नहीं दी कोई, तो थोड़ी बहुत तो वैल्यू देनी होगी जीरोस को, जीरो को तो कट ही कर दिया कितनी देर से। अब देखो एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो, बट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। समझाती हूं, देखो एंड में जो जीरो है, चलो जीरो को थोड़ी वैल्यू दे देते हैं, उनको भी सिग्निफिकेंट बना देते हैं, थोड़ा सा रहम करते, तो वो कहाँ पे चाहिए, एंड में रहो तुम, और सिर्फ एंड में नहीं, आपको डेसिमल के बाद आना पड़ेगा, आफ्टर डेसिमल। मतलब क्या, डेसिमल मतलब सिंपल भाषा में हमें जो समझती है पॉइंट की भाषा, जैसे कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 2.0 या 12.0। अभी देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये तो है 100%, ये भी श्योर शॉट, बट ये जीरो की बात करो, अभी ये इनिशियल तो नहीं है, क्योंकि इनिशियल नेवर सिग्निफिकेंट। मैडम पहले ये समझाओ ना, उस पर क्यों जा रहे पहले रूल पे, हाँ सॉरी, ये इनिशियल नहीं है, ओके, और ट्रैप्ड भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है इधर ये साइड में। लेकिन एक रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, लास्ट वाला, फोर्थ वाला, क्या है वो, एंड में चाहिए, प्लस डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद चाहिए। हाँ, ये एंड में भी है और डेसिमल के बाद भी है, आफ्टर डेसिमल, तो इसीलिए ये बेचारा जीरो भी बन गया सिग्निफिकेंट। चलो, तो यहाँ पे हो गए कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक एग्जांपल लो, हमारे पास है 4 5, इसको क्या हो जाता है बीच में ही, 4 5.002। हाँ, अब बताओ, ये सिग्निफिकेंट, श्योर शॉट, ये भी सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये एंड में है, एंड में नहीं है, बट ये 2 जीरो इनके बीच में आ रहे हैं, ट्रैप्ड हो गए ना, ठीक है, तो ये बन गए, मतलब नहीं लगा फोर्थ रूल, फिर भी कोई और रूल तो लग गया ना, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5,
तो ये 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे ये 0 ट्रैप्ड बिटवीन नॉन जीरो, 5 और 2 नॉन जीरो है, ठीक है, इसलिए वो सिग्निफिकेंट आ गए। अब 0.0012 बोलो कितने, ये इनिशियल है भैया, नहीं चलेगा। ये 0.0012, जरा गौर से देखो इसको। अच्छा, ट्रैपिंग की कंडीशन लग रही है, नहीं ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, ये है, बट ये एक सिग्निफिकेंट और एक दूसरा नॉन सिग्निफिकेंट के बीच में, तो ये भी रूल भी नहीं लगेगा। अब देखो, अब लास्ट वाला रूल लगा के देखो, एंडिंग बट आफ्टर डेसिमल, ये क्या ये एंड में है? नहीं, एंड में नहीं है, बट डेसिमल के बाद है, ऐसा चलेगा क्या मैडम? दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं, दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो एंड में चाहिए और डेसिमल के बाद, बेचारे डेसिमल के बाद है लेकिन एंड में नहीं है, इसलिए दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आई सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट, 1 और 2, ठीक है। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें ना लास्ट पॉइंट ये जो देखना है हमें, 4 रूल हमने देख ली। और इनिशियल जीरोस, ऑल इनिशियल आर नेवर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, जीरोस बिटवीन सिग्निफिकेंट आर सिग्निफिकेंट, एंड एंडिंग जीरो बट आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। एक लास्ट पॉइंट इसमें देखना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारी होती है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, करंट, ठीक है। तो उसको और उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये पॉइंट हमें देखना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते टाइम या फिर उसको लिखते टाइम हम लोग एक तरीके से लिखते हैं, और वो तरीका होता है लिखने का, वो क्वांटिटी, वो तरीका होता है लिखने का, वो क्वांटिटी A into 10⁻n. What is n? n is order of magnitude. Order of magnitude. मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बट एक कंडीशन है, थोड़ा सा देखो, कंडीशन ये है, ये जो a है ना, a कोई भी वैल्यू रहेगी, वो a वैल्यू ग्रेटर चाहिए 0.5 से, ग्रेटर या तो इक्वल 0.5 चलेगी, या 0.5 से ज़्यादा चाहिए, 0.5 से कम नहीं चाहिए a वैल्यू, एंड शुड बी लेस देन 5। वाह 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 वाह, शुड बी लेस देन 5, मतलब ये जो a वैल्यू है वो 5 से कम और 0.5 या 0.5 से ज़्यादा चाहिए, तब जो ये ऑर्डर रहेगी उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मान लो हमारे पास E की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब देखो ये जो A नंबर क्या बन गया? ये है A, ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। A कितना है? 1.6। अब ये 1.6 तो 0.5 से ज़्यादा है, और 5 से 1.6 कम है, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट -19 ही आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई चार्ज की। अब दूसरा, अगर मैंने ले लिया प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये है प्लांक्स कांस्टेंट H। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ। अभी A क्या है? A है 6.63। अच्छा, अभी A वैल्यू 6.63, ये वैल्यू जरा ध्यान से देखो, 6.63 ये वैल्यू 6.63, क्या है 6.63 0.5 से ज़्यादा है? हाँ है, हाँ है। क्या 6.63 5 से कम है? नहीं है। अरे तो ये फेल हो गया, मतलब ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻34 वो सही नहीं है, मतलब एक्चुअली में सही लिखा है बट वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -34 नहीं हो सकती, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा A को जानबूझ के। अब कैसे लाए? 5 से कम करना है, मतलब हम लोग यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। तो देखो ये जो 6.63 इंटू 10⁻34 था, तो हमने क्या किया, इसको 5 से कम करनी है ना वैल्यू,
तो 1 पॉइंट और दे देंगे इसको। मतलब हम लोग क्या करेंगे, -34 में से 1 पॉइंट उठाएंगे और इसको दे देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएंगी 0.663 इंटू 10⁻²। -34 में से 1 पॉइंट उठा के दे दिया तो 6.63 का 0.663 हुआ, तो -34 में से 1 गया ना, तो ये पावर बची 10⁻³ तो अब जाके ये 0.663 वैल्यू, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 5 से कम है ये वैल्यू और 0.5 से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्डर मिली 10⁻³ मतलब 10⁻, ठीक है, तो कौन सी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, -34 या -33? यस, -33 इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ना कि -34। दोनों सही लिखा है बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा, तो ये है सही, क्योंकि ये इस फॉर्म में बैठना चाहिए। तो ये था पहला टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, बेसिक, फंडामेंटल, डिराइव्ड, डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन एनालिसिस, फिर डायमेंशन देखा, फिर एरर देखा, फिर एरर के 5 फॉर्मूले, सिग्निफिकेंट फिगर में जाके लास्ट पॉइंट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये था हमारा रिवीजन। आई होप सबको पसंद आया होगा और मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, पढ़ाई करते रहो एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।